कार्य को मैं लगातार देख रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2,500 से अधिक नए प्रकरणों को इसमें हमने सम्मिलित कराया है और 5,000 कुछ प्रकरण एक सप्ताह में निर्विवाद विरासत के विस्तारित कराए। उसी क्रम में आज तहसील सदर में हमने लगभग 100 लोगों को बुलाया है जिनकी इसी सप्ताह में विरासत दर्ज की गई है। और आज उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो निर्देश हैं और शासनादेश है उसके क्रम में उनको निःशुल्क खतौनी वितरण किए जाने का एक कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जनपद के सभी ऐसे मृतक खातेदारों के उत्तराधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वह यदि उनका नाम दर्ज नहीं हो रहा है निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरणों में तो किसी भी समय आकर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या उप जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नाम दर्ज कराया जाएगा और नियत अवधि में उनको निःशुल्क खतौनी उपलब्ध कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में तो अच्छा कार्य सभी उप जिलाधिकारियों ने किया है उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अभी जो अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की है उत्तर प्रदेश सरकार की है उसके अनुरूप खरा उतरने के लिए जितने भी लंबित प्रकरण हैं जहां भी है लेखपाल स्वयं जाए और ऐसे परिजनों से मिलकर उनको दर्ज कराएं। ये एक छोटा सा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तहसीलदार और एसडीएम से ये भी अनुरोध करूंगा कि ये अभी आज पहला कार्यक्रम है इसलिए मुख्यालय पर रखा गया है। गांव-गांव में 5 गांव की चौपाल एक साथ करके और वहां सब लोगों को निःशुल्क खतौनी दें तभी इस योजना का लाभ होगा। और इसमें कोई भी लेखपाल राजस्व निरीक्षक या किसी स्तर पर भी कोई घूसखोरी की बात संज्ञान में आएगी तो सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यहाँ जितने लोग आए हैं जरा हाथ उठाए जिनको खतौनी दी जानी है जरा हाथ उठा देगा। अभी एक सप्ताह के अंदर हाथ उठा रही है भाई, एक सप्ताह के अंदर निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरणों का नाम खतौनी में दर्ज किया गया है और उनके वारिसों को निःशुल्क खतौनी दी जा रही है, आज वितरित की जा रही है। किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया आप लोगों से? मुझे इसी बात की प्रसन्नता है। मैं ऐसे समस्त लेखपालों का जो इस प्रक्रिया में सम्मिलित है उनको साधुवाद भी दूंगा, उनकी प्रशंसा भी करूंगा। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो एग्री स्टेट्स में ई खसरा पड़ताल में कार्य चल रहा है उसमें भी यहाँ लेखपालों ने अच्छा कार्य किया है और कल लगभग 96,000 पूरे प्रदेश में सुपरवाइजर हैं। 96,000 पूरे प्रदेश में एक कुल कितने पूरे प्रदेश में टॉप 20 जो अच्छा सर्वे करते हैं उनको उनकी बुलेटिन जारी होती है। कल 22 तारीख की बुलेटिन में टॉप 20 में 10 जौनपुर जनपद के हैं तो एक बार जोरदार तालियां। और 5 सर्वे 5 लेखपाल सदर तहसील के हैं। सदर तहसील के एसडीएम और तहसीलदार विशेष रूप से उन लेखपाल के लिए जिन्होंने इसमें अच्छा काम किया है उनकी मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी ये कार्य करना बाकी है। इस कार्य को करने के लिए लगातार परिश्रम करना होगा। पूरे प्रदेश में कितने हैं? तो नहीं लगा ग्राम जनवरा चिंता देवी, ग्राम जनवरा अपने लेखपालों श्यामा देवी, लाओ भाई खतौनी लाओ। लेखपाल अपनी खतौनी लेके आए। सदर चिंता देवी
सततपुर आशा देवी, आ जाओ अभी आ जाओ। इसका नाम बोले वाला भी है, आशा देवी वाले सर, आपदा वाला भी है। ठीक, चलिए बात मत करेंगे। ठीक है, आप कोई खर्चा तो नहीं लगा? ठीक है, बैठिए। जल्दी जल्दी लाओ भाई। जनेवरा श्यामा देवी, आ जाओ अम्मा, इधर आ जाओ। बुद्धप्रिय जफरपुर ज्ञान प्रकाश की मृत्यु के बाद 21 दिन में ये सब दर्ज हो जाना। चलिए आओ भाई। बगीचा साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है नाम दर्ज होने में? पंकज बुद्धप्रिय है ना, बुद्धप्रिय आ जाओ यार, आगे आ जाओ। बगीचा साहब, आकाश चंद, दोनों लोग आ जाओ। अपने अपने लेके आए लेखपाल। कहाँ सूचना अधिकारी कहाँ है पे? विश्वादिया ग्राम विश्वादिया में बाकेलाल, ग्राम सवंसा में वंशराज यादव, मझौली राम तो नहीं हुई? इसका नाम लिया जा रहा है कि राम बक्सा भगवान सिंह, कोई दिक्कत तो नहीं हुई नाम दर्ज होने में? विशेषरपुर शिव कुमार, कोई दिक्कत? मझौली रामजीत मौर्य, आपके लाल है ना ये? बाकी सर, इसके बाद है सर बाकी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? ऐसा वैसा तो नहीं है? और बोलिए लेखपाल लेकर आए हैं ना? और आइए। सीडीओ साहब नहीं आ रहे? भोला आओ भाई। शीला बिरसातपुर सुरेंद्र, बिरसातपुर सुरेंद्र। ग्राम हिंगू शीला देवी, मैं आपको बता दूं कि विधायक का कोई संवैधानिक प्रतिनिधि पद नहीं है। खुर्शीद अनवर खान जैसे नदीम जावेद के यहाँ 15-20 स्टाफ हैं, उसमें एक स्टाफ खुर्शीद अनवर खान भी थे। उनको प्रतिनिधि कहना आप लोग बंद कर दीजिए। खुर्शीद अनवर खान बेसिकली एक दलाल हैं, जो पत्रकारिता की आड़ में, पत्रकार भी नहीं है, वो दलाल है। वो नदीम जावेद क्या है कि स्टाफ के रूप में काम करते थे। उन्होंने लगातार, नदीम जावेद जब विधायक थे, उन्होंने चोरी करी, बेईमानी करी, और जो उनकी आदत थी, वो आदत आज की नहीं है, वो पुरानी आदत थी। लेकिन खुर्शीद अनवर खान को जब ये हम लोग को जानकारी हुई कि ये चोर है, दलाल है, इसको हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लगातार पिताजी की बीमारी के नाम पे, माताजी की बीमारी के नाम पे, भाई की बेटे की जो है दवा के नाम पे नदीम जी से पैसे मांगता था, और इसका हम लोग के पास सबूत भी है। इसको हम लोगों ने पैसे दिए हैं लगातार मदद के रूप में, क्योंकि नदीम जावेद जी सबकी मदद करते रहते हैं। मदद में इसको पैसे भी दिए हैं, और यह व्यक्ति लगातार पैसे किस तरह से ऐठा जाए, ये रो के गा के पैसे मांगने के लिए नदीम जावेद जी के घर पे जाता था। इसको हम लोगों ने 3-4-5 लाख रुपए ट्रांजैक्शन के माध्यम से, अभी 1-2 महीने पहले उसको 2,60,000 रुपए दिया है बैंक अकाउंट के माध्यम से। वो हमारा 2017 में जब नदीम जावेद जी एमएलए नहीं रहते हैं, उसके बाद इसको लगता है कि हमारी दुकान बंद हो गई। ये फेसबुक पे मनगढ़ंत कहानियां लिखने लगा, इनके नदीम जावेद जी के बारे में लिखने लगा। उस नदीम जावेद के बारे में जिसके ऊपर इसने जो मुकदमा दर्ज कराया है, एक आरोप नहीं है, और ये मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से अनर्गल प्रलाप करता है, अनर्गल बातें करता है, जो ठीक बात नहीं है। नदीम जावेद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कानूनी रूप से उसकी जांच होगी, जो भी सच होगा वो सामने आएगा। लेकिन खुर्शीद जैसे दलाल अगर इस तरह से आपके माध्यम से इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर, जिसके पिताजी 5 बार के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री रहे, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का, जो खुद राष्ट्रीय महासचिव रहा, जो खुद विधायक रहा, जो खुद अल्पसंख्यक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जो स्टार प्रचारक है, ऐसे दलाल लगातार उनके बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं, और हमारे नेता के बारे में इस तरह की खबरें चलाना, और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं
इस तरह के दलालों की खबर कृपया ना चलाएं मार्केट में। तहरीर में मेंशन किया गया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथी का फोन आ रहा है और धमकाया जा रहा है कि इस मुकदमे से अपना नाम वापस ले। भाई अबू सलीम का नाम तो मैंने अखबारों में सुना है, मीडिया में सुना है। मैं पिछले 25 सालों से नदीम जावेद के साथ हूँ। मैंने कभी भी अबू सलीम को या अबू सलीम के बारे में हमारे कार्यालय पे या किसी व्यक्ति से जिक्र करते नहीं देखा है। मैंने क्या कहा, अनर्गल प्रलाप कर रहा है, दलाली कर रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, मैं इस तरह के दलालों के ऊपर अंकुश लगाएं। मीडिया के साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो दलाल हैं, धोखेबाज हैं, खुर्शीद जैसे धोखेबाज दलाल चोर उचक्के लोगों की खबर आप लोग चला के कृपया चौथे स्तंभ को बदनाम करने की कोशिश ना करिए। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरह से लग रहे हैं, तो मुकदमा भी लिखे 1 हफ्ते के आसपास का समय हो गया, विवेचना हो रही है, अभी तक क्या कुछ निकल के आया है? भैया मैंने कहा कि कानूनी रूप से उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जांच होगी, रिजल्ट आपके सामने होगा। जिस समय नदीम जावेद जी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इन्होंने बताया है समय, वो एक जिम में थे, जिम सेंटर में थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज है। ये न्यायालय के सम्मुख मामला है, इसको हम न्यायालय के सम्मुख रखेंगे और मुझे पूरा यकीन है न्यायालय के ऊपर कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन खुर्शीद जैसे दलालों को भी बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे, न्यायालय के सम्मुख हम भी जाएंगे। ऐसे दलाल सड़क पे नहीं दिखने चाहिए, ऐसे दलालों की जगह सलाखों के पीछे है, ये सलाखों के पीछे जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप में नदीम जावेद जी को भी उन्होंने इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल किया था जो आप लगातार कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि पुराना इतिहास है, सुल्तानपुर में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसके ऊपर जौनपुर में भाजपा की नेत्री के ऊपर जिस तरह से अश्लील बातें की गई उसका मुकदमा दर्ज है, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, इसकी भी जांच होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे, कानून के सामने जाएंगे, लेकिन ऐसे दलालों को खुले में मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग जो खुले में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाइए, उन पर रोक लगाइए। हाई कोर्ट तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाई कोर्ट तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाई कोर्ट तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाई कोर्ट तानाशाही नहीं चलेगी। हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट अधिवक्ता कलेक्ट्रेट के हो चाहे सिविल कोर्ट के हों, वह अपना कंडोलेंस नहीं कर सकते और कोई स्ट्राइक जेन्युइन नहीं कर सकते। इसका हम लोग विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। और उन्हें अपना आदेश वापस लेना होगा और लेना चाहिए नैतिकता के बल पर। पूरे उत्तर प्रदेश में यह हलचल है और सब लोग स्ट्राइक पर हैं। आज कल 2 दिन रहेंगे।
2 दिन आप लोगों की स्ट्राइक है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई कंडोलेंस और वो नहीं हो सकता। हाई कोर्ट कह रहा है, लेकिन उसी का तो हम विरोध कर आए हैं। क्यों, आखिर क्यों ऐसे? अरे भाई, अपने परिवार का कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कि हमारा परिवार है, कैजुअलिटी अपने परिवार की हो, रुके अपने परिवार में कैजुअलिटी हो जाती है, सब लोग शोक मनाते हैं। तो यह हमारा परिवार है, अगर हमारे परिवार में कोई कैजुअलिटी हो गई तो शोक मनाने का अधिकार हमको है, और जेन्युइन बात अगर कोई है उस पर स्ट्राइक करने का भी, आवाज उठाने का अधिकार हमको है। और अगर हम क्या नाम है तो भाई, अगर हम नहीं आवाज उठाते, आम जनता बेचारी कहाँ जाएगी? हम लोग ही तो हैं, अधिवक्ताओं के हित की बात करते हैं, जनता की बात, क्या नाम आपका? के हित की बात करते हैं। क्या नाम आपका है? घनश्याम सिंह। किस पद पे? पूर्व महामंत्री, कलेक्टर बार। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रदेश में आया, तब कारण वही हम छात्र हित की लड़ाई लड़ते थे, हमेशा छात्रों की बात करते थे, छात्राओं पे जो उत्पीड़न होता था उसके लिए हम लड़ाई लड़ते थे। उसमें हम लोग आगे, जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है, और फीस वृद्धि को लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय साहब हमारी राज्यपाल जी को चिट्ठी देंगे, हमारे जिलाधिकारी महोदय के आदेश में, और आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, आप कम से कम छात्र बहाली का चुनाव कराएं, और हम लोग छात्र की लड़ाई। मैम, हम लोग बहुत ज्ञापन दिए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, कुलपति महोदय जी को दिए हैं, प्रिंसिपल सर को दिए हैं, इस पर हम लोग कोई सुनवाई नहीं होती। कल राज कॉलेज, इंटर कॉलेज में साइन वाला था जी, मानी जी नहीं, डीएम साहब चलिए मैम, हम लोग लेके चलते हैं। 3-4 लोग चार लोग चले जा रहे हैं। मैम, रिक्वेस्ट था पति हैं और हम यहाँ से छात्र सभा जिला अध्यक्ष हैं, और हम ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और समाजवादी छात्र सभा के पूरे पदाधिकारी हैं, केडी कॉलेज से इकाई अध्यक्ष सौरभ जी हैं, अंकित जी हैं, रमेश मौर्य जी हैं, तमाम समाजवादी छात्र सभा के समाजवादी साथी हैं। और हमारा ज्ञापन था यही, छात्र संघ बहाली को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और छात्र छात्राओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, फीस वृद्धि, हॉस्टल वृद्धि, छात्रवृत्ति, छात्र संघ चुनाव, प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था के संबंध में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। और कानून व्यवस्था पे भी हम जिलाधिकारी महोदय जी से कहे हैं, जो कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है इस देश व प्रदेश में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गया है, मनमाने ढंग से इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, और बताया कि एक गरीब परिवार के लोगों को, यहाँ तक कि आजकल एसटीएफ की पुलिस जो है वो हवाई चप्पल पे इनकाउंटर कर रही है। ये कहीं न कहीं देश और प्रदेश के साथ, हम नौजवानों के साथ, किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसे आप लोग के माध्यम से हम आए हैं, जिलाधिकारी महोदय जी ज्ञापन दिए हैं, अब जिलाधिकारी महोदय जी कहें हम लोग छात्र संघ बहाली का चुनाव कराएंगे। क्यों चुनाव नहीं हो रहा सर? चुनाव होना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से चुनाव छात्र संघ का नहीं। हम छात्र Yeah!
आज पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के इस कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली कराने के लिए एनपीएस यूपीएस के विरोध में आक्रोश मार्च हर जनपद मुख्यालयों पर निकाला गया है और यह आक्रोश मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है। और आपको इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सभी संगठन ने जो है समर्थन दिया है और कहा है कि मैं अटेवा के साथ तब तक लड़ाई में रहूंगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। मैं सभी साथियों का आपके चैनल के माध्यम से आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पुरानी पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। जब नेता हमारे 5 पेंशन ले सकते हैं तो शिक्षक कर्मचारी 30 से 35 साल सेवा करेंगे तो अपनी सेवा की कमाई मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी को आप लोग, मेरा नाम एकता तिवारी है, मैं जयपुर की राजस्थान की रहने वाली हूँ। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम एकता तिवारी है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, जयपुर से हूँ एंड मैं इंटरनेशनल विनर भी रही हूँ। अभी मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था मुंबई में, और मैं ये शो करा रही हूँ ग्लैमरस फेस ऑफ इंडिया, जिसका उद्देश्य है कि जो गर्ल्स मॉडलिंग में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। मैं जौनपुर में आई, पहले मैंने शो कराए थे जयपुर में, तो जयपुर में तो हमारे काफ़ी शो होते रहते हैं। मैंने जौनपुर में आई तो जौनपुर में देखा कि उनको मिस गाइड किया जाता है गर्ल्स को, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ करती हूँ, उनको प्लेटफॉर्म देती हूँ। तो मैं ये प्लेटफॉर्म देने के लिए ये शो करा रही हूँ, जिसमें मिस फेमिना
बॉलीवुड एक्ट्रेस मान्या सिंह आ रही हैं, एंड जो पंजाबी सिंगर हैं मीत वो भी आ रहे हैं, और ध्रुवा तमुली जो हमारे बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था मलेशिया में भारत को, तो वो भी एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं। इसमें हमने इनवाइट किया एसडीएम सर को, धनंजय जी सर हैं, उनको भी इनवाइट करने का हम चाह रहे हैं जी। बताइए कहाँ पर कार्यक्रम होगा आपका? जी ये अडा अवार्ड होटल में कार्यक्रम होगा, त्रिलोचन। कब होगा? 29 सितंबर, टाइमिंग 6 PM। हम चाहते हैं कि आप सब लोग वहाँ पे आएं और कवरेज करें। कितने मॉडल गाने की उम्मीद है? मॉडल जो पार्टिसिपेंट्स की हैं वो हैं 40, लेकिन इसमें जो ऑडिशन हुआ था वो हुआ था 80+। हमने सेलेक्ट किया है वो मॉडल्स हैं 40। जिले के भी हैं, आउट ऑफ कंट्री, सॉरी आउट ऑफ स्टेट के भी हैं, एंड आउट ऑफ कंट्री के भी 3 लोग थे, लेकिन हमारा इंडिया लेवल का इसलिए हम लोगों ने लिया नहीं है। तो अफ्रीका से एंड सिंगापुर से और एक बैंकॉक की थी, वो भी करना चाह रही थी, हम उनको नेक्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म देंगे। जौनपुर में यहाँ पर कार्यक्रम होता है, फिर अदर स्टेट में भी होता है, फर्स्ट टाइम मेरा जौनपुर में हो रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो लड़कियां मिसगाइड होती हैं, मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहन लिए या थोड़ी मतलब खुद को फैशनेबल दिखा लिया, ये मॉडलिंग है। मॉडलिंग का मीन्स होता है कि आप सोशल दूसरों के लिए क्या थॉट रखते हो, आप दूसरों के लिए मतलब अपने को मतलब ब्रेन विद ब्यूटी मॉडलिंग होता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है मॉडलिंग छोटे कपड़े पहनने से हम मॉडल दिख रहे हैं, तो मैं उन सबको गाइड करना चाहती हूँ मॉडलिंग क्या होती है। इसीलिए मैंने मॉडलिंग से रिलेटेड ही इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाई है, जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मॉडल्स हैं, उनको समझा सकें। अक्सर मॉडल्स इस समय आप देख रहे हैं कि सुसाइड कर ले रहे हैं, उस तमाम गतिविधियां चल रही हैं, तो क्या लगता है आप उससे परे हो पाएंगे? कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? सर इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको जी। ये जो मॉडल्स सुसाइड करती है, जो मॉडल्स अभी अपना प्लेटफॉर्म अचीव नहीं कर पाती है, एक्चुअली वो सुसाइड करती है क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म गलत मिलता है। उनकी वीडियो रील्स वायरल हो जाती है, उनको जब उनका कपड़े चेंजिंग होता है वहाँ वीडियो वायरल होकर उसमें सुसाइड होता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैडम ने सोचा है कि गर्ल्स को मिसगाइड ना करके उनको सही प्लेटफॉर्म देके सही जगह पहुँचाया जाए जहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सके। क्योंकि अगर आपको सही जगह नहीं पहुँचेंगे तो आपको सुसाइड का नौबत आएगा। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पहुँचेंगे, वहाँ पर सही जगह लोगों से मिलेंगे, तो आप सही जगह से सही प्लेटफॉर्म पे अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। एक बार मेरे साथ भी ये सब हुआ था, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। दुबई से मुझे सूट मिला था, और जो दुबई के शेख थे, तो मैं भी उस टाइम पे मॉडलिंग में पैर ही रखा था, तो मैंने सोचा अच्छा पैसा मिल रहा है, वो 2-2.5 लाख रुपए पर सूट दे रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इंटरनेशनल सूट निकाला जाए, मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। मेरे फैमिली वाले मना कर रहे थे ये सूट मत लो, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी लिया। लेकिन वहां पे जाके पता लगता है कि वो फ्रॉड हैं और वो मेरे को वहां पे सेल करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन आती है इस चीज में। मैं उन लोगों को ये समझाना चाहूंगी जो मॉडलिंग लाइन में चाहती है, कोई भी सक्सेस की शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। बिल्कुल, कुछ मॉडल्स होती हैं जो सोचती हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप सब जानते होंगे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे तो वो कामयाबी आपकी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। क्या सीख देना चाहेंगे आप नए मॉडल जो आ रहा है? मैं उनको यही सीख देना चाहूंगी कि धीरे धीरे बढ़ें और सारी चीजें पहले जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। नेशनल लेवल पे भी ऐसे होते हैं कि आपको है ना पहले बुला लिया जाता है, उसके बाद आपको 1 नाइट स्टे करने को बोला जाता है। हमारे कंट्री में ही काफी सारे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनसे मैं फेस की हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो लड़कियां भी वो सारी चीजें फेस करें, तो ये सारी चीजें मैं उनको वहाँ पे समझाऊंगी।